हाउ टू कंपेयर स्टेट्स। हमने स्टेट्स का कंपैरिजन करना है। पूरी दुनिया में जो देश हैं उनमें स्टेट्स का जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, वो थ्रू आउट कॉमन है विथ सम स्लाइट डिफरेंसेस। लेकिन जो मेन चीज है वो क्या है कि हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस वर्क, how these institutions work in different countries and why these institutions work differently in different countries। क्या कारण है कि यूके का पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग तरीके से काम करता है, सिस्टम सेम है। इसी तरीके से जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनमें डिफरेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। इवन कि हम बहुत एक बड़ी कैटेगराइजेशन ले डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेटिक स्टेट्स भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यूएसए भी डेमोक्रेसी है, कनाडा भी डेमोक्रेसी है, लेकिन उनकी जो पॉलिटिक्स है वो एक अलग तरीके से। तो मेन हमारा फोकस क्या है कि कौन कौन सी चीजें हम देखें जिसके आधार पर हम ये बता सकें कि एक स्टेट दूसरी स्टेट से किस तरह अलग है। क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसमें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ स्टेट्स मैनेज फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड कलेक्टिव इक्वालिटी। एंड हाउ द रिलेशन बिटवीन द टू इज मेंटेन्ड। इन दोनों चीजों में, फ्रीडम और इक्वालिटी में रिलेशन एक बहुत बड़ा सवाल है गवर्नेंस में। फ्रीडम देते हैं तो इक्वालिटी कर्टेल होती है, इक्वालिटी देते हैं तो फ्रीडम कर्टेल होती है। ये तुमने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा होगा। इसको बैलेंस कैसे करें, किसको इंपॉर्टेंस दें, किसको ना दें, किसको ज्यादा कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस। तो डिफरेंट स्टेट्स, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक जो लिबरल पैराडाइम है उसमें इंडिविजुअल फ्रीडम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अपोजिशन में जो दूसरा गवर्नेंस पैराडाइम है सोशलिज्म का, सोशलिज्म में इक्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि पहला पर्पज ये है कि जनता में इक्वालिटी आए, जिसके लिए वो कई बार डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी है ना, और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ना, इस तरीके की पॉलिसीज वो इंप्लीमेंट की जाती है। दूसरा जो मेन क्राइटेरिया है डिस्टिंग्विश करने का स्टेट्स में, वो है हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट पावर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकती है, या तो वो पावर्स को सेंट्रलाइज करेंगे या डिसेंट्रलाइज करेंगे। सेंट्रलाइज करना भी ऐसा नहीं है कि सारी सेंट्रलाइज स्टेट एक तरीके से काम करती है, उसमें भी डिग्रीज होते हैं। कितनी डिग्री सेंट्रलाइजेशन की है, कितनी डिग्री डिसेंट्रलाइजेशन की है, ये एक दूसरा क्राइटेरिया हो गया स्टेट्स को एक दूसरे से कंपेयर करने का। जब हम पावर की बात करते हैं तो लेजिटिमेसी की साथ बात आ जाती है, हाउ अ पर्टिकुलर स्टेट डिराइव्स लेजिटिमेसी। अलग अलग स्टेट्स में लेजिटिमेसी का अलग अलग सोर्स हो सकता है। लेजिटिमेसी वर्ड समझते हैं ना, क्या मतलब है? लेजिटिमेसी का अर्थ है कि, हाँ बताओ, हाँ वैधता तो हिंदी में होगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि लोग
जो सिटीजन हैं वो देश के नियम और कानून माने, ये जानते हुए भी कि कोई डर नहीं है, यानी डर के मारे किसी चीज को नहीं मान रहे, अपनी इच्छा से मान रहे हैं। जब लोग अपना कंसेंट दे देते हैं एक गवर्नमेंट को, एक स्टेट को, एक सिस्टम को, तो वो अपने आप जो उनको करना चाहिए, जो उनकी ड्यूटी है, वो करते हैं, चाहे उसका कोई डरावा दे या ना दे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, स्टेट को फोर्स यूज नहीं करनी पड़ती। फोर्स यूज करती है अगर स्टेट, तो वो अथॉरिटेरियन, नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट हो जाती है। अब हमने कंपैरिजन में क्या देखना है कि लेजिटिमेसी आती कहां से है। कुछ गवर्नमेंट्स हो सकती हैं उनमें हिस्टोरिकल बेस पे लेजिटिमेसी आए कि ये सरकार ऐसी है, या ये राजा ऐसा है, या यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है कि जिसको लोग अपना समर्थन देते आ रहे हैं, तो इतिहास हो गया। वो इतिहास के बेस पे ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी है। दूसरी है कैरिस्मेटिक लेजिटिमेसी। इनको डिटेल में भी करेंगे। कैरिस्मेटिक लेजिटिमेसी का मतलब है कि किसी व्यक्ति का, किसी लीडर का कैरिश्मा है, जो वो कहता है लोग ये मान के चलते हैं कि ठीक ही कह रहा होगा, इतने उसके सपोर्ट है, लोग मानते हैं। एक है रैशनल लीगल अथॉरिटी। ये पोस्ट के साथ चलती है। जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, इसमें भी व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। तो राजा है, रानी है, उसकी ट्रेडिशनल अथॉरिटी है ना। यूके में क्वीन एलिजाबेथ, वो क्या है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। जो मोनार्की है, मोनार्की में ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, उसको मान के चल रहे हैं कि हमने मोनार्की को डिसमेंटल करना ही नहीं है, व्यक्ति के साथ संबंधित है। कैरिस्मेटिक और ज्यादा संबंधित है व्यक्ति के साथ, ये इसको कोई छीन नहीं सकता। जवाहरलाल नेहरू की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, हिटलर कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, लेनिन कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। तो ये अपने पर्सनल कैरिश्मा की बेस पे लोगों से कंसेंट ले लेते हैं और लेजिटिमेट कर देते हैं अपने शासन को। ये जो रैशनल लीगल अथॉरिटी है, ये व्यक्ति पर बेस नहीं, ये ऑफिस पर बेस है। जब तक एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर ऑफिस में है तो उसकी पावर है, गद्दी से उतरा तो पावर खत्म, है ना। ये है रैशनल लीगल अथॉरिटी। इसमें जो नियम है, संविधान है, उसके आधार पर जो लेजिटिमेसी है वो स्टेट एक्सरसाइज करेगी गवर्नमेंट। और क्या क्राइटेरिया हो सकता है जिसके बेस पे हम डिस्टिंग्विश करें स्टेट्स में, हाउ दे स्ट्रेंथन देमसेल्व्स और हाउ दे यूज देयर स्ट्रेंथ। इसको स्टेटनेस भी बोलते हैं। स्टेटनेस, कितनी स्टेटनेस है, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, डिग्री ऑफ स्टेटनेस। और मोस्ट कॉमन डिस्टिंक्शन हम कैसे करते हैं कि आइदर अ पर्टिकुलर स्टेट इज स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब जब हमने ये देखना है कि कौन सी स्टेट स्ट्रॉन्ग है, कौन सी स्टेट वीक है, तो उसमें हम दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, कैपेसिटी और ऑटोनॉमी। ब्रीफ में कैपेसिटी का मतलब क्या है कि स्टेट जनता को बेसिक पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकती है कि नहीं करवा सकती। राज्य ने, सरकार ने जनता के लिए जो करना है वो उसको करने में सक्षम है या नहीं है, ये प्रश्न है इसमें कैपेसिटी का। ऑटोनॉमी क्या है कि जिस समय सरकार को कोई पॉलिसी बनानी है, कोई नियम या नीति बनानी है, उस समय वो अपने आप बना सकती है या किसी दबाव में बनाना पड़ता है।
अगर उसको किसी प्रेशर ग्रुप का, इंटरनल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं कई बार, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कई बार, या हमारे फॉरेन रिलेशन किसी के साथ इस तरीके से हैं कि कोई दूसरा पावरफुल देश है वो हमारे से बनवा लेता है। कई बार हम इतने गरीब हो जाते हैं कि हमें दूसरों से पैसे लेने पड़ते हैं, जिससे पैसे लेते हैं वो हमारे से बनवा लेता है पॉलिसी जैसी चाहता है। तो ऑटोनॉमी नहीं है उस केस में। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है कि जो भी गवर्नमेंट है वो जो पॉलिसी भी बनाना चाहती है वो बिना किसी दबाव के, आंतरिक या बाहरी दबाव के बिना बना सकती। ये सारा बेसिस है स्टेट्स के कंपैरिजन का। अब इसको समझने से पहले हम शुरू से एक चीज शुरुआत करते हैं, व्हाट इज स्टेट। इसमें हमने मैक्स वेबर की डेफिनेशन की थी, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल है। स्टेट इज मोनोपोली of force or violence within a particular territory. Monopoly of force or even violence. स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर अपनी पावर को, अपनी फोर्स को और इवन जरूरत पड़े तो वायलेंस को यूज करने की क्षमता रखता है विद इन ए टेरिटरी। अब ये डेफिनेशन स्टेट की बड़ी हार्श डेफिनेशन लगती है, लेकिन जब हम ये समझते हैं कि स्टेट को पावर की जरूरत क्यों है तो वी कैन मेक सेंस ऑफ दिस डेफिनेशन कि इसका मतलब क्या है। स्टेट को पावर की जरूरत है लॉज बनाने के लिए, लॉज इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट्स लोगों के गारंटी करने के लिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट की रिजोल्यूशन करने के लिए, बाहर से किसी का आक्रमण हो जाए तो उस आक्रमण से अपनी टेरिटरी की रक्षा करने के लिए, अंदर कोई गैंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और क्रिमिनल हो उससे आम जनता को खतरा हो तो बचाने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए स्टेट की पावर की जरूरत है। तो स्टेट को बेसिकली पावर क्यों चाहिए? दो थ्रेट हैं, इंटरनल थ्रेट और एक्सटर्नल थ्रेट। एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल थ्रेट किससे है? फ्रॉम अदर स्टेट्स। कोई दूसरी स्टेट आक्रमण कर दे, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आर्मी को स्ट्रेंथन करना है, मिलिट्री को। इससे किसकी प्रोटेक्शन होगी? टेरिटरी। टेरिटरी। इंटरनल थ्रेट किसका है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, वायलेंट मूवमेंट का। कोई एक छोटा सा ग्रुप है वो वायलेंट मूवमेंट चला दे और दूसरों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, इसके लिए पुलिस की व्यवस्था है। और ये किसकी प्रोटेक्शन करेगी? पीपल। सो स्टेट नीड्स पावर टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी एंड पीपल, and for protection of its territory and its own people it needs to monopolize use of force and violence within a particular territory over those people who are residing in that particular territory. Now ये हमने बात करी स्टेट क्या है। अब हम बात करते हैं कि स्टेट के इंस्टीट्यूशन, स्टेट किस तरीके से काम करती है इस पावर को चलाने के लिए। इट वर्क्स एज ए प्रोटेक्शन रैकेट। अब उसको आर्मी भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए,
अपनी पावर यूज करने के लिए, फोर्स वायलेंस यूज करने के लिए। लेकिन वो करेगी कैसे? ऐसे वो एक प्रोटेक्शन रैकेट की तरह काम करेगी। प्रोटेक्शन रैकेट क्या है? प्रोटेक्शन रैकेट का मतलब है, जब भी हम ये रैकेट की बात करते हैं, कि किसी चीज के बदले में लेना कुछ, प्रॉपर्टी, पैसा, रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है पैसे के बदले। पैसा लेती है टैक्स की फॉर्म में, है ना? तो ये प्रोटेक्शन रैकेट हो गया। लेकिन ये जो स्टेट एज ए प्रोटेक्शन रैकेट है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिमिनल प्रोटेक्शन रैकेट। क्रिमिनल प्रोटेक्शन रैकेट भी होते हैं ना, जो पहले हमने एक बार बात भी करी थी, हफ्ता वसूल करने वाले, कि हम सिक्योरिटी देंगे, पैसा हमारे को दो। अब स्टेट उस तरह का प्रोटेक्शन रैकेट नहीं है। स्टेट को क्या करना है? स्टेट को लोगों को सिर्फ सिक्योरिटी ही प्रोवाइड नहीं करनी, बल्कि उनका विकास भी करना है, उनका भला भी करना है, उनका वेलफेयर भी करना है, और उसके लिए स्कीम्स बनानी। तो सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन के अलावा स्टेट क्या करेगी? पॉलिसीज बनाएगी, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगी और उनको इंप्लीमेंट करेगी। इसके अलावा और क्या करेगी स्टेट? स्टेट कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी करेगी। कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में लड़ाई हो जाए, तो कंफ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये स्टेट की डेफिनेशन होगी, मोनोपोली ऑफ यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस विद इन ए पर्टिकुलर टेरिटरी, और इसका फंक्शन है ना, ये डेफिनेशन, ये फंक्शन क्या हो गया? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू पीपल, टू प्रोटेक्ट इट्स टेरिटरी एंड पीपल, एंड टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंट पॉलिसीज एंड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए आर्मी है, पुलिस है, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के रूप में। पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए लेजिस्लेचर है, इंप्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव है, और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए जुडिशरी है। तो ये सभी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इन नटशेल क्या हो गया कि स्टेट इज ए बंडल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, है ना? हम अगर एक रिफाइंड और एक बड़ी, जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन पे आ गए, कि स्टेट इज ए बंडल ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच इज ए मशीनरी दैट कन्वर्ट्स पॉलिटिक्स इनटू पॉलिसीज। इस सारी जो हमारी डिस्कशन है, उसका कंक्लूजन क्या हुआ कि ये जो स्टेट है, दिस इज सॉर्ट ऑफ मशीनरी, एक मशीन की तरह है, जो कि दिखती कैसे है? बंडल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बंडल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है? ये आर्मी, पुलिस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव में परमानेंट एंड पॉलिटिकल, इसमें ब्यूरोक्रेसी भी आ गई। विच कन्वर्ट्स पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मीन लोगों का राजनीतिक व्यवहार, बिहेवियर, इनटू पॉलिसीज। एक कन्वर्जन मैकेनिज्म है। स्टेट नहीं होगी तो जो लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर होगा वो लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगा, सब लोग लड़ाई में झगड़ेंगे। और
ये आपका ओवरऑल जो ये अंडरस्टैंडिंग है स्टेट की। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे दो और कॉन्सेप्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं, रिजीम एंड गवर्नमेंट। रिजीम क्या है? रूल्स, नॉर्म्स, गोल्स। ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल सिस्टम। जिस समय भी कोई पॉलिटिकल सिस्टम बनता है तो ये डिसाइड करना जरूरी होता है कि इस पॉलिटिकल सिस्टम को हमने चलाना कैसे है, हम सब लोगों की किस रूल में, किस नॉर्म्स में या कौन से गोल्स में आपसी सहमति है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस तरीके से चले। तो ये जो है ये हमें प्रोवाइड करता है बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस। प्रशासन चलेगा कैसे ये बताता है जो एक रिजीम है। अब ब्रॉडली स्पीकिंग रिजीम दो तरह के हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। जो डेमोक्रेटिक रिजीम है इसमें कंसेंसस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। कंसेंसस का मतलब क्या है? सभी लोग आपस में मिलजुल के बात करें। जब कंसेंसस पे फोकस है तो पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है इसमें। जनता की भागीदारी, सहभागिता। जब हम पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो जनता क्या करती है कि गवर्नमेंट को अपने ऊपर शासन करने का कंसेंसस देने के बदले में वो अपने राइट्स और लिबर्टी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो दैट आल्सो प्रोवाइड सर्टेन मेजर ऑफ लिबर्टी एंड राइट्स। जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम हैं उनको कंसेंसस की कोई जरूरत नहीं है। जैसा अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चाहे उस तरह का वो नियम कानून बना भी सकती है, लागू भी कर सकती है। जब उनको कंसेंसस की जरूरत ही नहीं है तो फिर वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज नहीं करते, डिस्करेज करते हैं। क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन होगी तो फिर वो अपने मन से जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिबर्टी और राइट्स भी उसमें बड़े लिमिटेड लिबर्टी होती है, बड़े लिमिटेड राइट्स होते हैं और कर्टेल किए जाते हैं। तो ये उस तरह के ये दो फ्रेमवर्क हैं रिजीम्स के, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। लेकिन क्या रिजीम चेंज भी हो सकता है? बाय चांस मान लो कि नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट है और हम ये चाहते हैं कि इसको बदला जाए, तो बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? तो रिजीम चेंज एक क्वेश्चन है। कई बार रिजीम चेंज करने के लिए इंटरनल एक इच्छा होती है लोगों में कि चेंज हो। कई बार सर्कमस्टांसेस चेंज होने के साथ साथ एक गवर्नेंस सिस्टम को बदलने की जरूरत होती है और उसको बदला जाता है। कई बार गवर्नमेंट खुद बदल लेती है। जो एग्जीक्यूटिव होता है वो बड़ा कन्विंस होता है कि हाँ अब समय आ गया है कि एक नई तरह की पॉलिसी बनाई जाए। और कई बार क्या होता है कि क्राइसिस हो जाता है कुछ, फिर बदलने पे मजबूर होना पड़ता है। कई बार क्या होता है रिबेलियन हो जाती है, रिवोल्ट हो जाती है, तब बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो रिजीम चेंज ज्यादातर दो तरीके से होता है, या तो कोई रिवॉल्यूशन हो जाए या फिर कोई क्राइसिस हो जाए।
जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में क्या किया, जो मोनार्की थी उसको खत्म कर दिया, रेजिम चेंज हो गया। इसी तरीके से 1990 में साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी, अपार्थीड, वो खत्म की गई, तो रंग भेद की नीति पर आधारित जो रेजीम था वो बदल गया, ये भी रेजीम चेंज हो गया। इन दोनों में रिवॉल्यूशन का रोल रहा है। कई बार क्राइसिस हो जाता है, जैसे भारत में 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। इस क्राइसिस से पहले हम सोशलिज्म के बेस पे चलते थे। हमारी सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में बात की गई थी, उसके बेस पे हमारी इकोनॉमिक गवर्नेंस चलती थी। मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन विद इन पैराडाइम ऑफ कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी का क्या मतलब है? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट सारी प्लानिंग करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट के ऊपर भी अपना कंट्रोल रखेगी। लेकिन 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो हमारे को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास कर्जा लेने के लिए जाना पड़ा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम पैसा तभी देंगे, शर्त नंबर 1 सारा सोना गिरवी रह दो, शर्त नंबर 2 हम जो कहें वो करो। फिर हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, जिसमें हमने फ्री मार्केट इकोनॉमी को अपना लिया। अब वो क्यों कहते हैं ऐसा, क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि इंडिया ने अपनी मार्केट क्लोज कर रखी थी, बंद कर रखी थी। बाहर के देशों से जो देश आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को पैसा देके उसको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, खासकर जिसमें सबसे ज्यादा रोल यूएसए का है, कि हमारा जो सामान आपके देश में आता है आप उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हो, हमारा सामान बिकता नहीं। इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया की, हमारे को उससे घाटा होता है, हमारा बिजनेस एक्सपैंड नहीं होता, तो हमारा सामान आन दो। हमने बैरियर्स, जो इंपोर्ट बैरियर्स थे, उसको डिसमेंटल कर दिया। यहाँ पर मेन बात क्या है कि हमने रिजीम चेंज कर दिया है। जो गवर्नेंस सिस्टम था वो चेंज कर दिया, इकोनॉमिक रिजीम जो था वो चेंज कर दिया, जो नॉर्म्स और रूल्स थे वो बदल दिए, जो गोल था वो बदल दिया। हमारी इकोनॉमी 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर लेड इकोनॉमी थी, कि पब्लिक सेक्टर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, क्राइसिस आ गया, तो फिर हमने चेंज कर दिया। हमने कहा प्राइवेट सेक्टर करेगा हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ, है ना। ये रेजिम चेंज की बात हुई। यहां इंपॉर्टेंट बात थोड़ी सी ये रेजिम के टॉपिक को खत्म करने से पहले ये है कि जब भी रेजिम चेंज होता है तो पुराने जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं होते। जो इंस्टीट्यूशन है उनको चेंज करना अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है। ये रिवॉल्यूशन और क्राइसिस एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस है जिसमें इंस्टीट्यूशन चेंज होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो अभी मार्केट इकोनॉमी आने के बाद भी हमारा पब्लिक सेक्टर है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी की जो हमारी सेंस थी, हमारा जो विजन था, वो अभी भी इंटैक्ट है। फर्क क्या आ गया कि हमने उसको विद इन फ्री मार्केट, मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को हमने ज्यादा एम्फेसिस दे दिया, पब्लिक सेक्टर को कम एम्फेसिस दे दिया, खत्म नहीं कर दिया। अब जो तीसरा हमारा वेरिएबल है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट आपको पता है बदलती रहती है। तो गवर्नमेंट जब आती है तो उसके सामने दो चीजें हैं। एक तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट से संबंधित है, उसको ध्यान रखना है,
और दूसरा, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो उसको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई एक रिजीम है जो एस्टेब्लिश्ड है पहले से। रिजीम मीन्स कुछ ऐसे नियम है जो एस्टेब्लिश्ड है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट का यूज करती है इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट इट्स आइडियाज, है ना। कोई भी गवर्नमेंट है वो कोई ना कोई मैनिफेस्टो से आती है ना, जो गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो है, जो वो करना चाहती है, जो उसके आइडियाज हैं, जिनको पॉलिटिकल आइडियाज जिनको वो इंप्लीमेंट करना चाहती है। तो स्टेट के यूज करने का क्या मतलब है, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को यूज करना है। तो गवर्नमेंट क्या है, वो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को यूज करके अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करेगी। ऐसा करते समय, अपने आइडियाज को इंप्लीमेंट करते समय, हो सकता है उसका कोई आइडिया रिजीम, एग्जिस्टिंग रिजीम के साथ कन्फ्रंटेशन में आ जाए। तो गवर्नमेंट साथ के साथ या तो रिजीम को कन्फ्रंट करती है या कन्फर्मिटी से चलती है उसके। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट कोई आएगी, मान लो नई गवर्नमेंट आती है, वो ये कह सकती है कि देखो हमारा जो रिजीम है, हमारा जो फाउंडेशन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, जिस वजह से हम लोग एक स्टेट का हमारा जो गोल है, वो जो पुरानी गवर्नमेंट है उस गोल को अचीव नहीं कर पा रही, क्योंकि इसमें हमने रिजीम में पढ़ा था ना कि नॉर्म्स भी हैं, गोल्स भी हैं। और इस बेस पे वो आते हैं कि हमने जो रिजीम है उसको कंफर्मिटी देनी है, कंफर्म करना है और उसको मजबूत बनाना है। पुरानी गवर्नमेंट ने उसको कमजोर बना दिया। हम जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर, है ना, जिन आइडियल्स के ऊपर हमने स्टेट फॉर्मेशन की थी, वो आइडियल्स नहीं मीट आउट हो रहे हैं। तो हम ऐसे केस में जो गवर्नमेंट आएगी उसके आइडियाज वुड बी इन कंफर्मिटी विद द एग्जिस्टिंग रिजीम और उसको वो स्ट्रेंथन करें। जब कोई गवर्नमेंट किसी रिजीम को कन्फ्रंट करती है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि लोग मान जाएं, लेकिन अगर वो बड़ा एंट्रेंच्ड है, वो जो नॉर्म्स और रूल्स हैं और गोल्स के प्रति जो कंसेंसस है लोगों का, वो बहुत एंट्रेंच्ड है, लोगों के पूरे दिलो दिमाग में बसता है वो, तो क्या होगा, रिबेलियन हो सकती है। डिसकंटेंट, रिबेलियन से पहले एक थोड़ा माइल्ड स्टेट है कि डिसकंटेंट होगा, प्रोटेस्ट होगा, जो कि एक साइन है गवर्नमेंट के लिए कि आप जो कर रहे हो वो एवरीथिंग इज नॉट राइट, कुछ ना कुछ आप गड़बड़ कर रहे हो। अब इस डिसकंटेंट और प्रोटेस्ट के बेस पे अगर गवर्नमेंट समझ जाती है और वापस अपना ठीक करने लगती है, तब तो वो बचेगी। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अदरवाइज वो रिबेलियन हो सकती है। फिर भी ना रुके तो स्टेट ही खत्म हो सकती है, डिसइंटीग्रेशन हो सकती है, स्टेट डिसॉल्व हो सकती है, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट। ज्यादातर रिबेलियन या कू, COUP, कू बोलते हैं उसको, अटैक कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, चले गए कुछ इंपॉर्टेंट पावरफुल ग्रुप्स, स्पेशली मिलिट्री, देन इट रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट। उदाहरण के लिए, जब 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार आई, आपको ये तो सब ध्यान ही है ना कि 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई और उनकी डेथ होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री आ गए और लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो गई जनवरी 1966 में, और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई। थोड़ी देर के लिए गुलजारी लाल नंदा ऑफिशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर रहे। इन्होंने आके क्या किया कि जो हमारा रिजीम सोशलिज्म का चल रहा था, तो
इनके जो इकोनॉमिक सलाहकार थे उन्होंने बताया कि ये हमारी जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस में जा रही है। जॉन पी लुइस नाम से एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने साइलेंट क्राइसिस का नाम दिया कि ये घुन की तरह खा रहा है इकोनॉमी को, ये जो प्लानिंग और सोशलिज्म का तुम्हारा सिस्टम है। आपको इकोनॉमी को लिबरलाइजेशन की तरफ ले जाना है और जो पैसा है, जो रुपया है, उसको डिवैल्यू करना है। $1 1 रुपए के बराबर है 1966 से पहले। तो इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, $1 7 रुपए के बराबर कर दिया। इसको कह दिया डिवोल्यूशन होगी। मतलब पहले 1 रुपया देना पड़ता था $1 लेने के लिए, फिर क्या हो गया कि 7 रुपए देने पड़ते थे, फिर $1 मिलेगा। तो उससे इंपोर्ट वालों को फायदा हो गया ना। कैसे? हाँ, पहले उनको जो सामान वो यहाँ पे बेचते थे उसके लिए 1 रुपया मिलता था, अब उनको 7 रुपए मिलेंगे, फायदा हो गया ना। तो ये इस तरीके की बोल। लेकिन हम जो मेन बात कर रहे थे खैर वो ये है कि जब भी इस तरीके से रिजीम चेंज होता है, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स होती हैं, तो क्या हुआ कि डिसकंटेंट और प्रोटेस्ट शुरू हो गया। पूरा देश इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़ा हो गया कि ये इन्होंने हमारे देश की जो सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी और इकोनॉमी थी उसको दूसरों के गिरवी रख दिया और हमारे देश का इन्होंने नुकसान कर दिया। तो एक पूरे देश में ऐसा माहौल पैदा हो गया कि भाई ये क्या करना पड़ा फिर इससे पहले। इसके और बात क्या, एक रिबेलियन हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, इसमें रिबेलियन थ्रू रिवॉल्यूशन कैसे होते हैं, थ्रू बैलेट, मतलब वोट के थ्रू। तो 1967 में पहली बार 8 स्टेट्स में कांग्रेस आई और कांग्रेस की जो मेजोरिटी थी पार्लियामेंट में वो कम हो गई। 1967 के इलेक्शन में कांग्रेस को एक तरीके से हार का सामना करना पड़ा। फिर 1969 में दोबारा से कुछ स्टेट्स में पोल्स हुए और उन सारे स्टेट्स में कांग्रेस हार गई। इंदिरा गांधी को ये समझ में आ गया कि ये लिबरलाइजेशन, ये जो हमने रिजीम चेंज किया है, ये ठीक नहीं है और फिर दोबारा से वो सोशलिज्म पे आ गई। तो 1971 में उनको फिर नारा देना पड़ा गरीबी हटाओ का, क्योंकि आरोप ये लग गया था ना कि ये तो गरीबी बढ़ा रही है। तो उसने कहा ठीक है, अब गरीबी हटाओ का नारा। तो 1971 में वो मतलब आप ये चीज देख रहे हो ना कि जब रिजीम चेंज करने की कोशिश की जाती है तो किस तरीके से मुश्किल आ जाती है। हालांकि वो लिबरलाइजेशन बड़ी अच्छी चीज थी, उस समय हो जाती तो हमारा देश आज कहीं ना कहीं होता, लेकिन जनता नहीं समझ पाई या गवर्नमेंट जनता को नहीं समझा पाई। और जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों का कंसेंट होना बड़ा जरूरी है ना। इसी तरीके से वो लिबरलाइजेशन का दौर एक और चला 1991 में, जिसमें तो इंडिया बच गया क्राइसिस की वजह से। तो उस समय तक लोगों को समझ नहीं आ रही कि पब्लिक सेक्टर जो है वो ठीक से काम नहीं करता और एक तरीके से सोशल ओपिनियन भी बन गया था, कंसेंसस हो गया था। लेकिन इस तरह का कुछ यूएसएसआर में भी हुआ। यूएसएसआर में एक मिखाइल गोर्बाचोव नाम से प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा कि हम अपने, क्योंकि यूएसएसआर भी क्लोज इकोनॉमी था ना, उन्होंने कहा हम अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करेंगे। और उसका नतीजा क्या हुआ कि 1991 में यूएसएसआर गायब, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट हो गया। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है रिजीम में जो हमने बताया कि रूल्स, नॉर्म्स, गोल्स ये आ जाते हैं। ये ज्यादातर क्या होते हैं, ये लोगों के पूरे दिमाग के अंदर होते हैं और ऐसा लगता है कि भी इसको अगर चैलेंज कर दिया तो आपने हमारे अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। इतने ज्यादा अंदर गहरे होते हैं। अब हमने ये देखा स्टेट, रिजीम और गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट स्टेट को मेंटेन रख रही है रिजीम के बेस पे, स्टेट को चला रही है गवर्नमेंट, स्टेट को चला रही है रिजीम का यूज करते हुए, है ना, नॉर्म्स का यूज करते हुए। तो इसकी हम समझने के लिए पैरेलल सिमिली किस तरीके से करते हैं कि जो स्टेट है ये कंप्यूटर है, जो रिजीम है वो सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है,
और जो गवर्नमेंट है वो ऑपरेटर है। ऑपरेटर बदल सकता है, कभी कोई चला रहा है कंप्यूटर, कभी कोई चला रहा है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज कर सकते हैं, विंडो 98 थी, विंडो 10 आ गई, सॉफ्टवेयर उसमें डाल सकते हैं, तो इसमें जो रूल्स नॉर्म्स गोल्स हैं तो वो सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। लेकिन कंप्यूटर को उठा के नहीं फेंकते ना, वो वही रहता है। तो इसलिए इसी तरीके से गवर्नमेंट चेंज करना बहुत ही आसान है, रजीम को चेंज करना उससे थोड़ा सा मुश्किल है, स्टेट को खत्म करना और ज्यादा मुश्किल है। असंभव फिर भी नहीं है, आप कुछ ना कुछ कचरा ऐसा कर दो ये वाला, वो खत्म हो जाएगी। तो हमने ये किया था कि जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है उसके बेस पे ये चलता है। सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज स्टेट है, दूसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशनलाइज रजीम है, तीसरे नंबर पे इंस्टीट्यूशनलाइज गवर्नमेंट है। तो पहले नंबर पे इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब दिस इज मोस्ट स्ट्रांगली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, दिस इज इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड दिस इज वीक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। गवर्नमेंट इज ऑलवेज वीकली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट रजीम गवर्नमेंट एंड इंटररिलेशनशिप। अब जो स्टेट्स का कंपैरिजन है उसको करने से पहले एक चीज और बड़े शॉर्ट में समझ लेते हैं कि जो मॉडर्न स्टेट है वो आई कैसे, उसका ओरिजिन कहां से है। उसकी जो डेफिनेशन है मैक्स वेबर की, जो मोनोपोली ओवर यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस, मैक्स वेबर ने उस समय कहा, और अब जो लेटेस्ट रिसर्च है लॉरेंस कीले 1997 में ओयूपी से इन्होंने एक बुक लिखी, वॉर बिफोर सिविलाइजेशन। उसमें उन्होंने ये बताया कि जो मॉडर्न स्टेट है वो वायलेंस से आई है, उत्पन्न हुई है। और ये बड़ी अजीब सी कहानी है इसमें। जब 1000 सन था एडी, उस समय विश्व के कुछ भाग ऐसे थे जो बड़ी शांति से रहते थे, और कुछ भाग ऐसे थे जहां पर फ्रेगमेंटेशन था, इंस्टेबिलिटी थी और वायलेंस था। ये देश गरीब देश थे, और ये गरीब देश कौन थे? यूरोप। तो यूरोप की जो वेल्थ थी वो इंडिया से आधी थी, और ये लड़ते रहते थे आपस में। ये जो लड़ाइयां थी यही मॉडर्न स्टेट के जन्म लेने का कारण बने। जब कोई किसी चीज से दुखी आ जाता है ना, तो उसका फिर वो समाधान ढूंढता है, और समाधान ढूंढने से ही फिर रिफॉर्म होती है। तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ वार जो बनी हुई थी उससे लोग परेशान थे। तो दो तरीके के सॉल्यूशंस उभरे यहां पर। एक तरफ तो ये हुआ कि कुछ जगह पर, कुछ रीजन्स में वारलॉर्ड्स पैदा हो गए। वारलॉर्ड्स का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो बड़े स्ट्रांग थे, जिनके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी थी, और उन्होंने एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर अपना पूरी तरीके से कंट्रोल भी कर लिया, और उसको फिर कंट्रोल को उन्होंने प्रोटेक्ट करके भी रखा। और उसी तरीके से जैसे प्रोटेक्शन रैकेट चलता है, उस तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया कि लोग इनको पैसे देंगे। पैसा कैसे? इन्होंने क्या करना शुरू किया,
इन्होंने एक काम तो ये किया कि जो लेबर है उसको एक्सट्रैक्ट किया। लेबर को एक्सट्रैक्ट करने का क्या मतलब है कि लोगों से जमीन पे खेती करवाई, जब तक मर जाओ तब तक खेती करो, देंगे कुछ नहीं, उतना देंगे जितना कि आप वो 2 वक्त की रोटी आपकी चलती है। और दूसरा क्या किया उन्होंने, जो नॉन एग्रीकल्चरल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर खूब टैक्स लगाया और इस तरीके से अपनी आर्मीज को मेंटेन करा और अपना वो उनको एक तरीके से एक्सटर्नल, क्योंकि इनको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी कि ठीक है 2 वक्त की रोटी से ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, टैक्स देना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, पर ये हमारे को वो बाहर से जो दूसरे अटैक करने वाले उससे तो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मतलब ये एक सिस्टम इस तरीके। कुछ जगह पे क्या हुआ, पीपल बैंडेड टुगेदर, लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा कि भाई हमें इस वायलेंस से छुटकारा पाना है, तो इसलिए हम अपना एक सिस्टम बनाते हैं और हम ही अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे ऊपर शासन करेगा और हमारा जो सिस्टम है वो इस तरीके से चलेगा जिससे कि हम भी खुश हों और जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसकी ताकत भी बनी रहे। ऐसा नहीं कि भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कमजोर कर दें। तो इन रीजन्स में जहां पर इस तरीके की बात हुई, यहां पर प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो एक राजा बना रहे हैं तो खुद अपने में से बना रहे हैं, तो उन्होंने कंसेंसस से क्या किया कि हमारी प्रॉपर्टी पे हमारा अपना अधिकार होगा। उससे क्या हुआ कि जो भी व्यक्ति जमीन पे काम कर रहा है वो जमीन की ऑनरशिप उसको मिलेगी, जमीन भी उसी की है। यहाँ की तरह नहीं कि जमीन की ओनरशिप तो पावरफुल के पास है और वो जो किसान है वो सिर्फ मजदूर की तरह काम कर रहा है वो। और दूसरा इसमें क्या चीज शामिल है, प्रॉपर्टी में पैसा भी होता है कि नॉन एग्रीकल्चरल जो काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वो जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट अपने पास रखेंगे, थोड़ा बहुत टैक्स गवर्नमेंट को देगी। अब इससे क्या हुआ, प्रॉपर्टी राइट्स देने से लोगों के पास इंसेंटिव आ गया काम करने का। यहां पर लोगों के पास इंसेंटिव खत्म हो गया काम करने का। उन्होंने कहा कि जो भी हम करेंगे वो तो लूट ही जाना है, तो इसलिए कम से कम काम करो। और एक विशियस सर्कल उसमें पैदा हो जाता है, जो फॉर इंस्टेंस वारलॉर्ड है। अब इसने क्या किया कि लेबर और टैक्स एक्सट्रैक्ट करने में पूरा दम लगा दिया, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन कम हो गई। जब प्रोडक्शन कम हो गई तो ऑब्वियसली जो रूलर है उसकी वेल्थ को एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी भी कम हो गई। जब कोई कमा ही नहीं रहा तो लोगे क्या, है ना। और जब वेल्थ डिक्लाइन हो गई तो ये भी वीकन हो गया। किस सेंस में वीकन हो गया कि इसके पास अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए पावर खत्म हो गई। और फिर क्या हुआ कि ऐसे वारलॉर्ड जो थे उनके ऊपर अटैक हुआ और वो खत्म हो गए। दूसरी तरफ ये इस तरीके के रीजन है, वेयर पीपल बैंडेड टुगेदर एंड फॉर्म देयर गवर्नमेंट बेस्ड ऑन कंसेंट एंड कंसेंसस। वहां पर क्या हुआ, इससे उल्टा जो रूलर हैं उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स दिए। प्रॉपर्टी राइट्स देने से प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ने से जो रूलर है उसके पास आने वाली वेल्थ या रिसोर्सेज या टैक्स भी बढ़े। तो ये इस प्रोसेस ने क्या किया, उल्टा रूलर को और ज्यादा रिच बना दिया वेल्थ की प्रोडक्शन की वजह से। और ये जो रिच रूलर था, ये इसको अब समझ में आया कि सरप्लस पैसा हो गया इनके पास। अब इस सरप्लस पैसे का करना क्या है, सरप्लस पैसे से उनको ये समझ में आया कि जितनी हमारे पास जमीन है हम उससे ज्यादा जमीन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम जितनी आर्मी है उससे बड़ी आर्मी बना सकते हैं। तो इन्होंने इस पैसे का यूज यहां पर आक्रमण करने के लिए लगा दिया।
जब ऐसा होने लगा तो कुछ वारलॉर्ड्स को भी समझ में आ गया कि ये मामला क्या है, तो उन्होंने भी प्रॉपर्टी राइट्स देने शुरू कर दिए। तो ये जो वारलॉर्ड सिस्टम था उनमें दो तरीके के हैं, जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशन पे जोर दिया और जिन्होंने प्रोडक्शन पे जोर दिया। तो जिन्होंने प्रोडक्शन पे जोर दिया वो मेंटेन रहे, जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशन पे जोर दिया वो खत्म हो गए। इस तरीके से ये वाले जो रूलर हैं जो कंसेंट के बेसिस पे चल रहे हैं, ये अमीर होते चले गए। आपको पता ही है कि यूके ने भारत को तो गुलाम बनाया, लेकिन खुद वहां पे डेमोक्रेसी थी, है ना। तो डेमोक्रेसी के बेस पे ही वो एंगेज हुआ। अब क्या हुआ कि ये जो छोटी छोटी लैंड्स के ऊपर और ये जो वारलॉर्ड थे, इनकी लड़ाइयाँ बड़ी भयानक थी। और एक सबसे भयानक लड़ाई चली जिसको हम बोलते हैं 30 ईयर्स ऑफ वार। और इस लड़ाई में वो कहते हैं तुम धर्म के बेस पे ना लड़ो, ये तो एक ही धर्म में लड़ते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कुछ स्टेट ऐसी थी जो कैथोलिक थी, कुछ स्टेट ऐसी थी जो प्रोटेस्टेंट थी। कुछ जो रूलर थे उनको ये समझ में आ गई ये जड़ जो है ना ये रिलीजन है। तो इन्होंने कहा जड़ है रिलीजन, इसको ही खत्म करो। तो यहाँ पर फिर जो लड़ाई थी वो रिलीजन के बेस पे जो लड़ाई थी वो स्टेट वर्सेस रिलीजन में बदल गई। और स्टेट वर्सेस रिलीजन में जब ये लड़ाई बदल गई तो अल्टीमेटली जीती स्टेट। और ये हुई फिर ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, इस ट्रीटी ने ये कर दिया कि जितनी भी पावर है वो स्टेट के पास है। तो ये क्या हुआ, सोवरेनिटी यहां से शुरू होती है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो है यहां से ओरिजिन होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, कि जो स्टेट है उसके ऊपर इंटरनल कोई प्रतिबंध नहीं होगा, एक्सटर्नल कोई प्रतिबंध नहीं होगा। स्टेट इज सॉवरेन। अब ये जो स्टेट की सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया 1648 में पूरे यूरोप में, और यूरोप के पास पैसा भी बहुत आ गया। यूरोप ने उस पैसे, अच्छा यूरोप ने और क्या काम किया उस पैसे से, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की। और उस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का यूज सबसे ज्यादा और सबसे एक्सटेंसिव तरीके से किस चीज में हुआ, मिलिट्री इक्विपमेंट को मॉडर्नाइज करने में। ये सारे के सारे बड़े रिच हो गए, इन्होंने अपनी मिलिट्री बना ली और सारा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सबको अपना गुलाम बना दिया। और जब गुलामी में वो रहे बहुत है तो अपना जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इमर्ज हुआ था उसको इन्होंने उनके ऊपर इम्पोज कर दिया। जबकि वहां पर डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, स्टेट के अलावा अलग अलग तरीके से लोग ऑर्गेनाइज हुए होते, अलग अलग तरीके से शासन चलते थे, लेकिन एक यूनिफॉर्म उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। तो इससे फिर क्या हुआ कि पूरी दुनिया में वो स्टेट आ गई जो हम आज देखते हैं। और उस स्टेट में एक साथ, जो हमने पहले ही बात करी थी, शुरुआत में बात करी थी कि लगभग एक साथ दिखने में इंस्टीट्यूशनल सेटअप होते हुए भी वो जब काम करते हैं तो वो बड़े अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और उसमें हमने 3 जो बातें करी हैं, एक लेजिटिमेसी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और तीसरा स्ट्रेंथ, एक्सटेंट ऑफ स्ट्रेंथ, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ। लेजिटिमेसी में हमने बात करी थी 3 चीजों की, ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी, कैरिस्मेटिक और लीगल रैशनल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हमने बात की सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और स्ट्रेंथ मापने के लिए हमने बात की कि क्या एक पर्टिकुलर स्टेट के पास कैपेसिटी है तो कितनी है, ऑटोनॉमी है तो कितनी है। इन 2 को शॉर्ट में करके इसको थोड़ा सा और सिस्टमैटिक तरीके से कैसे खत्म करते हैं। इसको तो बिल्कुल ही हमने डिस्कस कर ही लिया लगभग कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी
हिस्ट्री पे बेस है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी पर्सनैलिटी पे बेस है, और लीगल रैशनल अथॉरिटी ऑफिस पे बेस्ड है। जिस ऑफिस में जितनी पावर है, जिस चेयर में जितनी पावर है, तो उसके। और लेजिटिमेसी का पर्पस क्या है कि लोग नियमों और कानूनों को बिना किसी प्रोटेस्ट के माने, बिना किसी डर के माने, बिना किसी फोर्स के यूज किए माने। तो फोर्स का यूज नहीं करना पड़ रहा तो लेजिटिमेसी है, फोर्स का यूज करना पड़ रहा है तो इसका मतलब लेजिटिमेसी नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो ब्रीफ में क्या मीनिंग है, ये 3 स्फीयर होते हैं हमारे, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिस्कल या फाइनेंशियल। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बेस पे हम देशों को अलग कर सकते हैं। जब ये सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो जाती है, तो फेडरल और यूनिटरी 2 तरीके के देश आते हैं, फेडरल, यूनिटरी। फेडरल कंट्रीज वो हैं जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा है, यूनिटरी कंट्रीज वो हैं जिसमें सेंट्रलाइजेशन ज्यादा है। यूनिटरी कंट्रीज में जस्ट फॉर एग्जांपल चाइना आ गया, जापान आ गया। जो फेडरल कंट्रीज हैं उसके फॉर एग्जांपल यूएसए आ गया, कनाडा आ गया। लेकिन ये जो फेडरल कंट्रीज हैं वो भी एक से काम नहीं करते। कारण क्या है कि डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क है, नेचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क है। डिसेंट्रलाइजेशन राजनीतिक भी हो सकती है, प्रशासनिक भी हो सकती है और आर्थिक भी हो सकती है। अब ऐसी देश हो सकता है जहां पर फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है लेकिन पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें डिवोल्यूशन है, वो डिसेंट्रलाइज है। मतलब एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। जब नेहरू ने अपना स्टेट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम पॉलिटिकली तो डिसेंट्रलाइज करेंगे इंडिया को, लेकिन इकोनॉमिकली सेंट्रलाइज रखेंगे, है ना। तो इस तरीके का डिसीजन जो है वो एक गवर्नमेंट या रूलर वो कर सकता है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बेस पे किस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स अलग अलग काम करते हैं, उसका हमारा एक अलग टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म वाले में। एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है लास्ट, ये कैपेसिटी और ऑटोनॉमी का। इसमें भी डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके से एक सारी चीज हो सकती है। हाई ऑटोनॉमी और लो ऑटोनॉमी, हाई कैपेसिटी और लो कैपेसिटी। इसका एक क्वाड्रेंट इस तरीके से बन जाता है। हाई ऑटोनॉमी का मतलब आपको बताया कि जो भी पॉलिसीज एक गवर्नमेंट ने बनानी है बिना किसी दबाव के बना रही है, आंतरिक दबाव कोई नहीं है, बाहरी दबाव कोई नहीं है, जो पॉलिसी वो बनाना चाहती है बना रही है। और हाई कैपेसिटी का क्या मतलब है कि उस गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो जनता के लिए बेसिक पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती है अप टू देयर सेटिस्फैक्शन। जनता पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सकती है कि अच्छा जो चीजें हमारे को रोटी कपड़ा और मकान बिजली पानी सड़क सब जो चाहिए सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज हाई कैपेसिटी स्टेट। अब एक स्टेट ऐसी हो सकती है जिसके पास हाई ऑटोनॉमी है और हाई कैपेसिटी है, तो क्या होगा, वो स्टेट प्रोग्रेस तो बहुत करेगी, लेकिन खतरा क्या है, खतरा क्या है कि डेमोक्रेसी वहां पर सफर कर सकती है। चाइना एक एग्जांपल है, हाई ऑटोनॉमी और हाई कैपेसिटी का एग्जांपल है। हाई ऑटोनॉमी है पर लो कैपेसिटी है,
अपनी मन मर्जी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी नहीं है, वहां पर इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, इतना पैसा नहीं है, वेल्थ कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि समय के साथ साथ जनता के अंदर डिसकंटेंट या असंतोष पैदा हो सकता है। यार ये पूरी ऑटोनॉमी है, इसको सब कुछ करने के फिर भी कुछ नहीं कर रहा, हमारी लाइफ को कोई उसमें चेंज नहीं आ रहा, हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। तो यहाँ पर किसी भी समय में लोगों के अंदर सरकार के प्रति, सरकार के अगेंस्ट कोई मूवमेंट खड़ी हो सकती है। इसका उदाहरण है रशिया। रशिया में हाई ऑटोनॉमी है लेकिन लो कैपेसिटी है। ये आ गया लो ऑटोनॉमी और हाई कैपेसिटी। हाई कैपेसिटी का मतलब है कि ये अपनी जनता को सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि जनता पूरी तरीके से प्रॉस्पेरस है, प्रॉस्पेरिटी है, उनके पास जीवन की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी तरीके से मौजूद है, इंडिपेंडेंट है। अब जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस में कन्वर्ट हो जाती है, अनलेस अनटिल कि ऊपर से स्ट्रॉन्ग स्टेट ना हो। चाइना में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, बहुत हाई पर कैपिटा इनकम है ना, वो यूएसए और यूके जितनी तो नहीं, पर फिर भी हाई, वेरी हाई, हमारे देश से तो बहुत ज्यादा। अब जो फाइनेंशियल, इसी वजह से एक समय में क्या हुआ, तिनानमेन स्क्वायर इंसिडेंट भी हुआ था, जहां पर लोगों ने कहा कि चलो फाइनेंशियली तो हम पूरे वो हो गए एंड बढ़िया तरीके से, अब ये पॉलिटिकली भी हमारा कुछ होना चाहिए, ज़्यादा राइट्स मिलने चाहिए। तो उन्होंने डेमोक्रेसी की मूवमेंट चलाई जिसको दबा दिया गया। स्टूडेंट्स ने मूवमेंट चलाई थी, टैंक चला दिए गए थे उनको। तो मतलब क्या है कि एक ऐसी सरकार तो बनानी पड़ेगी जो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो। अमीर लोगों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर ये क्या है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें कैपेसिटी बहुत हाई है, लेकिन उस हाई कैपेसिटी की वजह से भी और उनकी जो ट्रेडिशन रही है उसकी वजह से भी ऑटोनॉमी लो हो जाती है। यूएसए, कनाडा, जो जनता है वो ज्यादा पावरफुल है, स्टेट कम पावरफुल है इन देशों में, इसीलिए इंडिविजुअल फ्रीडम की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रॉब्लम क्या इसमें आ जाती है कि अगर सरकार ने कोई चेंज करना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम डेमोक्रेसी की है, इसमें जो लोगों का की जो प्रोस्पेरिटी है वो एक प्रॉब्लम में आ जाती है, जिसकी वजह से डिसकंटेंट हो जाता है। और इसमें प्रॉब्लम चेंज की है। अब बच गया चौथा खाना। इसमें क्या है कि लो कैपेसिटी, लो ऑटोनॉमी, ना तो वो अपने मर्जी से कुछ कर सकती है सरकार, मोहताज है, और ना उसके पास जनता को सेटिस्फाई करने के लिए, जनता का वेलफेयर करने के लिए अल्लाह बल्ला कुछ है। ये आ गया पाकिस्तान। क्योंकि स्टेट के इंस्टीट्यूशंस कभी डेवलप ही नहीं हो पाए, और ऐसी स्टेट में खतरा क्या है, फेल होने का। इनको कहते हैं फेल्ड स्टेट्स। जैसे अफगानिस्तान है, वो स्टेट ही फेल हो गई, स्टेट है लेकिन फेल है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारे बेसिस हैं कंपैरिजन के। तो ये आपको जो स्टेट वाला जो चैप्टर है वो हमने खत्म किया।